हेलो दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं सूर्या का शो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक का हिंदी वर्जन सोचिए और अमीर बनिए का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, वीडियो की लेंथ के हिसाब से मैंने इस वीडियो को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे इसका पहला पार्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों। और अब हम शुरू करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक का पार्ट 1। तो दोस्तों, जब हम इस पुस्तक की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले पुस्तक में लेखक की ओर से कुछ शब्द आते हैं। इसके अंदर इन्होंने बताया कि इस पुस्तक की शुरुआत कैसे हुई। तो जो लेखक थे नेपोलियन हिल, वो एंड्रू कार्नेगी के पास में काम करते थे और उनकी महत्वाकांक्षा देखकर एंड्रू कार्नेगी ने उनको एक बार अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने इस विचार को उनके दिमाग में डाला और उनसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें अगर कोई विचार दूं, उसके लिए क्या तुम अपनी पूरी ज़िंदगी यानी कि अपनी ज़िंदगी के 20 साल लगाने के लिए तैयार हो। तो नेपोलियन हिल उनका बहुत सम्मान करते थे एंड्रू कार्नेगी, और एंड्रू कार्नेगी उस टाइम बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। तो नेपोलियन हिल ने कहा कि बिल्कुल मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो इस पुस्तक के अंदर लेखक कहते हैं कि इस पुस्तक के हर अध्याय में धन कमाने का वह रहस्य बताया गया है जिसने दौलतमंद बनने में सैकड़ों लोगों की मदद की है, और लेखक ने बरसों तक इसका गहन विश्लेषण किया है। इस रहस्य की ओर लेखक का ध्यान एंड्रू कार्नेगी ने दिलवाया था, और इसके लिए एंड्रू कार्नेगी ने अपने जीवन का आधी सदी से भी ज़्यादा टाइम इन्होंने दिया है। इस पुस्तक के अंदर लेखक ने बहुत छोटी छोटी कहानियाँ बताई है जिसके माध्यम से वो एक छुपे हुए रहस्य को अपने दर्शकों के सामने लाना चाहते हैं, अपने पाठकों के सामने लाना चाहते हैं कि किस तरह से एक रहस्य जो है वो ज़िंदगी बदल सकता है। इस रहस्य को पूरी किताब के अंदर लेखक ने कहीं भी साफ साफ तरीके से नहीं बताया है, लेकिन लेखक ने कहा है कि अगर पाठक इस किताब को पूरे ध्यान से पढ़ता है, पूरा मन लगा के पढ़ता है, तो हो सकता है कि ये रहस्य अपने पहले लेसन के अंदर ही वो उसके सामने कूद कर आ जाए, और हो सकता है ये बीच के लेसन में कूद कर सामने आ जाए, और ये भी हो सकता है कि जब लेखक अपनी किताब पूरी कर ले तो उसके बाद उसके अंत के लेसन में भी ये आ सकता है। इस किताब के अंदर लेखक ने वो सारे तरीके बताए हैं जिनके माध्यम से एक आम आदमी भी, एक व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति भी करोड़ों की दौलत कमा सकता है, करोड़ों की जायदाद बना सकता है। और लेखक ने इसके अंदर एक बात और स्पष्ट की है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप किस हिसाब से, किस तरह से आप धन इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अंदर आप अपनी खुशी किस तरह से बढ़ा सकते हैं, या फिर वो हर चीज़ जो आप पाना चाहते हैं, आप अपना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, आप बहुत सारी दौलत कमाना चाहते हैं, आप मन की शांति कमाना चाहते हैं, तो इसमें से किसी भी लक्ष्य को आप किस तरह से बड़ी आसानी से पा सकते हैं, इसके बारे में लेखक ने अपने पहले लेसन के पहले अध्याय के अंदर, जहाँ पर वो जिसका शीर्षक है लेखक की ओर से, उसके अंदर इन्होंने ये बताया है। तो आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर आखिर 20 वर्ष का टाइम क्यों लगा, क्यों लेखक ने 20 वर्ष अपनी ज़िंदगी के इस किताब के लिए दिए। तो लेखक एंड्रू कार्नेगी ने क्या किया था, एंड्रू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस समय के बहुत महान बिजनेसमैन थे, बहुत महान सक्सेसफुल लोग थे, उनकी लिस्ट दी, और उन्होंने नेपोलियन हिल को कहा कि आप जाइए और इन सब का इंटरव्यू लीजिए और ये पता करिए कि ये लोग अपनी ज़िंदगी में किस तरह सक्सेसफुल हुए। तो ये सब करने में, उस समय के सबसे महान लोगों के इंटरव्यू करने में और उन इंटरव्यू को संकलित करने में और उनके अंदर से वो रहस्य निकालने में कि जिसके माध्यम से वो सारे लोग सफल हुए हैं, उनका पूरा विश्लेषण करने में नेपोलियन हिल को 20 साल लगे। और उस 20 साल के गूढ़ विचारों का गूढ़ निष्कर्ष जो निकला वो ये था, जो हमारे सामने, जो आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक के माध्यम से। और ये बुक आज के टाइम की और ऑल टाइम इंटरनेशनल बेस्ट सेलर रही है। तो पहला लेसन जो है वो है विचार ही वस्तु है। इसके अंदर लेखक ने कहानी बताई है एडवर्ड सी बार्न्स की, जो
थॉमस अल्वा एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनना चाहते थे। और उनका जो ये लक्ष्य था ना, ये मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब बस ऐसे ही सुबह उठे और कि नहीं मुझे बनना है। एक निश्चित लक्ष्य था और उन्होंने मतलब ठान लिया था कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं थॉमस अल्वा एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन के ही रहूँगा। तो विचार ही वस्तु है, इसके लिए लेखक ने लिखा है कि ये सच है कि विचार ही वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु है। जब उनके साथ कोई निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी चीज़ को, किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा हो, तो वो सच में विचार जो है वो वस्तु में तब्दील हो जाते हैं। तो शुरुआत में जो एडवर्ड सी बार्न्स की जो कंडीशन थी वो इस तरह की नहीं थी कि वो मतलब थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते थे। उनके पास में न्यू जर्सी जाने तक का रेलवे का टिकट तक नहीं था। लेकिन एक बार क्या हुआ, मतलब किसी भी तरह से करके वो चले गए और थॉमस अल्वा एडिसन के लैब में पहुंच गए, प्रयोगशाला के अंदर पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। तो जाते ही थॉमस अल्वा एडिसन ने उनको मतलब अपना बिजनेस पार्टनर नहीं बना लिया। थॉमस अल्वा एडिसन ने उनके बाद में उनके बारे में कहा कि वह एक साधारण फुटपाथी की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे वह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। और उन्होंने आगे कहा कि लोगों के साथ वर्षों के अनुभव से मैंने सीखा है कि जब कोई आदमी किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य, जिंदगी एक ही पासे पर लगा दे, तो उस आदमी की जीत तय होती है। तो शुरुआत के अंदर तो उन्होंने उनको सिर्फ एक मतलब काम करने के लिए उनको एम्प्लॉय की तरह रखा, लेकिन ये जो बिजनेस पार्टनर बनने का सपना जो पूरा हुआ, लेकिन ये एक ही दिन में नहीं हुआ, उसके लिए बहुत टाइम लगा, बरसों लगे उनको मेहनत करने में। और जो अवसर आता है वो नेपोलियन हिल बताते हैं कि बहुत ही मतलब छद्म रूप में आता है, आपको पता नहीं चलता कि अवसर आया है, क्योंकि अवसर को लोगों को छकाने में बड़ा मजा आता है। हुआ कि थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसा यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था, और उनके जो सेल्समैन थे उस मशीन को लेकर कतई उत्साहित नहीं थे। और उस टाइम पे एडवर्ड सी बार्न्स ने एक अवसर देखा और उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन से कहा कि मैं इस यंत्र को बेचूंगा, और उन्होंने इस यंत्र को बेचा और इतना बेचा कि थॉमस अल्वा एडिसन ने उनको एक जगह का पूरा डीलरशिप पर दे दिया। और इस तरह से उन्होंने बाद में थॉमस अल्वा एडिसन के साथ अपना बिजनेस पार्टनरशिप बना ली। सोने से 3 फुट दूर, ये एक दूसरी कहानी है। असफलता का एक आम कारण ये है कि लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। आर्यू डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौरान पश्चिम की ओर गए, जहाँ पर सोने की खोज में गए। उन्हें पता नहीं था कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा सोना जो है वो इंसान के विचारों में छुपा हुआ है। लेकिन वो तो फावड़ा और कुदाली लेकर निकल गए। उन्होंने खुदाई की, कई सप्ताहों खुदाई के बाद उन्होंने सोने की पहली जो स्वर्ण की झलक है वो उन्हें मिली। उन्होंने चुपचाप उस खदान का मुंह जो था वो बंद कर दिया और अपने गांव विलियम्सबर्ग लौट आए, और उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि उन्हें सोने के स्वर्ण के भंडार मिले हैं। और बाद में उन्होंने जब उसका विश्लेषण करवाया, उसकी पूरी जांच करवाई, तो पता चला कि ये जो खदान थी कोलोराडो की सबसे बढ़िया खदान थी। फिर क्या था, उन्होंने और उनके दोस्तों ने और परिवार वालों ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया और कई सारी मशीनें लाई और उनको खुदाई करने लगे। शुरुआत में तो उन्हें बहुत सारा सोना मिला, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो था वो सोना मिलना बंद हो गया। और उन्होंने खुदाई की लेकिन सोना नहीं मिला, और खुदाई की लेकिन सोना नहीं मिला। और उन्होंने निराश होकर पास में ही एक कबाड़ी वाले को सारी मशीनें बेच दी। कबाड़ी वाले ने क्या किया कि एक इंजीनियर को बुलाया और उस खदान का इंस्पेक्शन करवाया। तो इंजीनियर ने बताया कि जिन लोगों ने ये आपको बेचा है, जो आर्यू डार्बी के अंकल थे, उनको पता नहीं था कि बीच में ये फॉल्ट लाइन आती है और सोना सिर्फ 3 फुट नीचे ही था। उस कबाड़ी ने उस खदान को खरीद लिया था और 3 फुट खुदाई करके, 3 फुट नीचे खुदाई करने के बाद उसको जो कोलोराडो की सबसे बढ़िया सोने की जो खदान थी वो उन्हें मिल गई। बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई करी। वे जीवन बीमा बेचने के बिजनेस में गए और उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए कमाए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी, और वो कहा करते थे कि मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं रुकता क्योंकि सामने वाले ने मुझे मना कर दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गया जिन्होंने हर साल $1 मिलियन का बीमा बेचा।
और किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि वो बस अब लड़ना छोड़ दे, मैदान छोड़ दे, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इस देश के सबसे सफल 500 लोगों से ज़्यादा लोगों ने इस लेखक को बताया कि उन्हें महान सफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतजार कर रही थी। मिस्टर डार्बी को सोने की खुदाई के अनुभव से असफलता की यूनिवर्सिटी की डिग्री मिली हुई थी और उसके कुछ समय बाद ही उन्हें एक और अनुभव हुआ जिससे उन्हें सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर को वो अपनी पुरानी गेहूं की मिल में गेहूं साफ कर रहे थे अपने अंकल की मदद करते हुए, और अंकल के बड़े फार्म पर बहुत से अश्वेत किसान जो ब्लैक फार्मर्स थे वो वहाँ काम किया करते थे। अंकल ने एक बार देखा कि दोपहर को एक छोटी लड़की उनके दरवाजे पर आई, जो उनके साथ जो उनके काम करते थे उनकी एक लड़की, और उस लड़की ने को कुछ चाहिए था। तो मिस्टर डार्बी ने चिल्ला कर पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। लड़की ने विनम्रता से जवाब दिया कि मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। अंकल ने कहा कि मैं नहीं भेजूंगा और तुम जाओ। उस लड़की ने बोला यस सर, लेकिन फिर भी लड़की वहाँ से टस से मस नहीं हुई, लड़की दरवाजे पर ही खड़ी रही। अंकल अपने काम में जुट गए और इतना व्यस्त थे कि उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर जब थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि लड़की अभी वहीं पे, तो उन्होंने चिल्ला कर बोला कि मैंने तुमसे कहा है कि तुम घर चली जाओ वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। छोटी बच्ची ने कहा यस सर, और फिर भी वहाँ खड़ी रही। अंकल ने उस गेहूं की बोरी को वहीं पटक दिया, हाथ में एक छोटा सा डंडा लिया और उस लड़की की तरफ बढ़े, और उन्होंने सोचा कि उस लड़की को वो सबक सिखा कर ही रहेंगे। डार्बी की सांसें थम गई। उसे लगा कि अब तो अंकल उस लड़की को पीटने ही वाले हैं। लेकिन जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में बोली कि मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। 1 मिनट तक उन्होंने उस बच्ची की तरफ देखा, अपने जेब में हाथ डाला, आधा $1 निकाला और उस बच्ची को दे दिया। बच्ची ने पैसे लगाए, पैसे लिए और सरपट दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी। परंतु उसने अपनी आंखें उस आदमी से तब तक नहीं हटाई जब तक कि उसने उसको सहारा नहीं दिया। जब वह चली गई तो अंकल एक बक्से पर बैठ गए और 10 मिनट तक सोचते रहे और खिड़की के बाहर देखते रहे। वे सोच रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची ने की लगन ने किस तरह से उन्हें हरा दिया था। मिस्टर डार्बी के मन में भी ये चिंतन चलता रहा। उसके अनुभव में पहली बार था जब किसी अश्वेत बच्ची को किसी श्वेत आदमी के पर भारी पड़ते हुए उन्होंने देखा था। अजीब संयोग था कि लेखक ने, जब मिस्टर डार्बी ने लेखक को ये कहानी सुनाई तो ये भी एक उसी गेहूं के मिल के अंदर सुनाई थी। तो जब वे पुरानी मिल में खड़े थे तो मिस्टर डार्बी ने नेपोलियन हिल को एक कहानी सुनाई और पूछा कि आखिर जो वो बच्ची थी वो किस शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी। तो नेपोलियन हिल ने जब उन्हें बताया कि वो बच्ची किस शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी तो उन्होंने बताया कि इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग उन्होंने 30 साल के अपने करियर में किया है। और जीवन बीमा सेल्समैन के काम का विश्लेषण करते हुए उन्होंने बताया कि जो भी उन्होंने सेल्स किए उसमें उन्होंने इसी शक्ति का प्रयोग किया है। मिस्टर डार्बी ने आगे बताया कि हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझे टरकाना चाहता है और मुझसे सामान खरीदने से मना कर देता था तो मुझे उसी पुरानी मिल में खड़ी हुई बच्ची याद आ जाती थी जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में अवज्ञा साफ दिख रही थी। ये याद करते ही मैं खुद से कहता था कि मुझे ये सेल अवश्य करनी चाहिए, और मेरी ज़्यादातर सेल तभी संभव हुई हैं जब शुरुआत में ही लोगों ने मुझे ना कर दिया था। उन्हें अपनी वह गलती भी याद थी जब वो सोने से 3 फुट दूर रह गए थे और फासले पर रुक गए थे। उन्होंने मैदान छोड़ दिया था और हार मान ली थी, और अब उन्होंने निश्चय कर लिया था कि यह अनुभव अभिशाप की बजाय मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसने मुझे सिखाया कि किस तरह जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियाँ कितनी कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले मुझे यह सबक सीखने की जरूरत थी। मिस्टर डार्बी और उसके अंकल की सोने की खुदाई, बच्ची और अंकल की मुठभेड़ की कहानियाँ बेशक सैकड़ा जीवन बीमा एजेंट द्वारा पढ़ी जाएंगी, और इन सभी को लेकर के बता देना चाहते हैं कि इन दोनों अनुभवों से सबक सीखकर ही डार्बी हर साल $10 लाख से ज़्यादा, यानी कि $1 मिलियन से ज़्यादा का जीवन बीमा बेच पाए थे। लेखक आगे बताते हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक दमदार विचार की जरूरत है। इस बुक के अंदर 13 लेसन है और हम 5 वीडियो में इस पूरे बुक को समराइज करेंगे। इसके अंदर जो विचार है, उन्होंने बताया कि सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की जरूरत होती है। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत ऐसे तरीके और नुस्खे बताते हैं जिनके प्रयोग से उपयोगी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। जब दौलत आती है तो इतनी तेजी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में वह दौलत कहाँ थी।
ये वाक्य हैरान करने वाला है। यही नहीं, ये उस लोकप्रिय विश्वास के विरुद्ध भी है जिसका मानना है कि दौलत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक करते हैं। मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादा करता है। वह ऐसे सारे काम जानता है जो असंभव है, वह ऐसी सारी चीज़ें जानता है जिन्हें नहीं किया जाता। लेकिन सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक रहते हैं, यानी कि सक्सेस कॉन्शियस रहते हैं, और असफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक रहते हैं, यानी कि फेलियर कॉन्शियस रहते हैं। इस पुस्तक का लक्ष्य है उन सभी लोगों की मदद करना, और हमारा भी इस वीडियो के माध्यम से यही लक्ष्य है, उन सभी लोगों का मदद करना जो असफलता की जागरूकता से निकलकर सफलता की जागरूकता तक जाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों में एक कमजोरी होती है, उनकी आदत होती है कि वे अपने विश्वासों और अनुभवों के पैमाने से हर वस्तु और हर आदमी को नापते हैं। इसे पढ़ने वाले कई लोग तो ये विश्वास कर रहे होंगे कि वे सिर्फ सोचकर अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके चिंतन की आदतें गरीबी, कमियों, दुख, असफलता और हार के दलदल में फंसी हुई है। अब एक दूसरी कहानी है असंभव फोर्ड V8 मोटर की। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उसने एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। जब उन्होंने अपने इंजीनियर्स को ये बताया कि मेरे को ऐसी मशीन डिजाइन करके दो, एक ऐसा इंजन डिजाइन करके दो, तो उनके इंजीनियर ने बोला कि ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फोर्ड ने कहा चलो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप इसे बनाओ, काम चालू कर दो। फोर्ड ने तत्काल आदेश दे दिए। 6 महीने की मेहनत के बाद इंजीनियरों ने फिर से बोला कि ये तो असंभव है, ये नहीं हो सकता। फोर्ड ने फिर भी कहा कि नहीं, ठीक है, आप कोई बात नहीं, आप मेहनत चालू रखो। इसके बाद 6 महीने और गुजर गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये काम बहुत असंभव लग रहा था। 1 साल बाद फोर्ड इंजीनियरों को फिर बुलाया और दोबारा उन्होंने उसे वही बताया कि आदेश को जो है, फोर्ड के आदेश को किसी भी तरह से पूरा किया जाए। फोर्ड ने कहा कि बस काम चालू करो, मैं इसे पाकर रहूँगा, कुछ भी हो जाए। उन्होंने काम चालू रखा और फिर अचानक से जैसे कोई जादू की छड़ी घूम गई और वो इंजन बन गया। हो सकता है ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेखक भी आपको कह रहे हैं कि ये कहानी शायद अक्षरश है, जैसा कि सुनाया जा रहा वैसा का वैसा सही नहीं हो, लेकिन इसकी घटनाएं और ये जो कहानी है वो बिल्कुल ही सत्य है। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्होंने सफलता के सिद्धांत मालूम थे और उन्होंने उन सिद्धांतों पर अमल किया था। इनमें से एक है इच्छा, और यह कि आपको क्या जानना चाहिए। पढ़ते समय फोर्ड की कहानी याद रखें और उन पंक्तियों को दोहराएं जिनमें उनकी अद्भुत उपलब्धि का रहस्य बताया गया है। इंसान का मस्तिष्क जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, वह उसे हासिल भी कर सकता है। हम दूसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है इच्छा। ईर्ष्या सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु है और अमीरी की दिशा में पहला कदम है। जब एडविन सी बार्न्स की किताब लिखे जाने से 50 साल पहले न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरे तो वो किसी फुटपाथी की तरह दिख रहे थे। जब वे एडिसन की लैब की तरफ जा रहे थे तो वो अपने दिमाग में अपने आप को एडविन के सामने खड़ा हुआ सोच रहे थे। उन्होंने खुद को एडिसन के सामने खड़े देखा और उन्होंने कल्पना की कि वे एडिसन के सामने अपने जीवन की प्रबल और इकलौती इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। बार्न्स की इच्छा सिर्फ आशा नहीं थी, उनके साथ एक लक्ष्य जुड़ा हुआ था। और कुछ साल बाद एडविन सी बार्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने खड़े थे, उसी ऑफिस में जहां वे एडिसन के साथ काम करते थे, और इस बार उनकी प्रबल इच्छा हकीकत में बदल चुकी थी और वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। बार्न्स इसलिए सफल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने एक निश्चित लक्ष्य चुना और उन्होंने उस लक्ष्य को हासिल करने में अपनी सारी ऊर्जा, इच्छा शक्ति, प्रयास झोंक दिए। और जिस अवसर का वे इंतजार कर रहे थे उसे आने में 5 साल लग गए। बार्न्स के सिवाय हर आदमी को लगता था कि वह एडिसन के बिजनेस में एक छोटी सी कील की तरह है, परंतु अपने मन में वे हर पल खुद को एडिसन का बिजनेस पार्टनर ही समझते थे। जब वे ऑरेंज गए तो उन्होंने अपने आप से ये नहीं कहा कि मैं कोशिश करके देखूंगा एडिसन ने मुझे अपने यहाँ किसी तरह का काम दे दें। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैं उनके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मान लो कि एडिसन की कंपनी में अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो जाता हूँ तो मैं किसी दूसरे अवसर के बारे में देखूंगा। इसके बजाय उन्होंने कहा कि मैं इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज़ हासिल करने का संकल्प करता हूँ, और वह चीज़ है थॉमस अल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप। उन्होंने अपने पीछे हटने के सारे एक भी रास्ता नहीं छोड़ा, और उनकी स्थिति करो या मरो वाली स्थिति, और जब किसी आदमी की स्थिति करो या मरने वाली होती है तो वो आदमी उस चीज़ को पा लेता है। काफ़ी समय पहले
हम सब ने एक कहानी सुनी होगी एक महान योद्धा के बारे में। और वह महान योद्धा अपनी सेना को शक्तिशाली सेना के खिलाफ भेजने वाला था और दुश्मन की सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उसने अपने सैनिकों को जहाज़ों में भरा, दुश्मन देश तक के समुद्र तक का सफ़र किया, सिपाहियों और गोला बारूद को उतारा और उन जहाज़ों को जलाने का आदेश दे दिया। ये युद्ध के पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप देख रहे हैं कि जहाज जला दिए गए हैं, इसका मतलब है कि हम यहाँ से तब तक जिंदा नहीं लौट सकते जब तक कि हम जीत न जाएं। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, या तो हम जीतेंगे या फिर हम मर जाएंगे। और आप जानते हैं क्या हुआ? वो जीत गए। हर वह आदमी जो किसी काम में जीत हासिल करना चाहता है उसे अपने जहाज जलाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने पीछे हटने के सारे रास्ते जो है उन्हें बंद कर देने चाहिए। और यही करके आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके मस्तिष्क में जीतने की वह धधकती हुई प्रबल इच्छा बनी रहेगी, जो कि सफलता के लिए अनिवार्य है। प्रबल इच्छा को सोने में बदलने के 6 तरीके। अमेरिकी प्रबल इच्छा को हकीकत में बदलने का एक तरीका है। इस तरीके में 6 निश्चित और प्रैक्टिकल कदम है। सबसे पहले आप क्या करें, अपने दिमाग में पैसे की वह निश्चित मात्रा सोच लें जिसे आप हासिल करने की आपकी प्रबल इच्छा है। केवल यही कहना पर्याप्त नहीं है मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। कोई निश्चित रकम सोचें। इस निश्चित रकम के पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जिसे लेखक आपको आने वाले बाद के अध्याय में बताएंगे। दूसरा, ये तय कर लें कि जिस पैसे की आप में प्रबल इच्छा है उसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं, क्योंकि सच तो यह है कि दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको देना ही पड़ेगा। तीसरा कदम है एक निश्चित तारीख तय कर लें जब तक कि आप उस अपनी इच्छित धनराशि को प्राप्त कर लेंगे। चौथा, एक निश्चित योजना बना लें कि आप किस तरह अपनी प्रबल इच्छा को सच बनाएंगे और फिर चाहे आप तैयार हो या न हो एकदम काम में जुट जाएं और उस योजना को कार्य रूप में ले आएं। पांचवा, आप कितनी रकम हासिल करना चाहते हैं उसकी समय सीमा, आप उस धनराशि के बदले में क्या देना चाहते हैं, वह योजना जिसके द्वारा आप इस धनराशि को हासिल करना चाहते हैं, इन सब का स्पष्ट और एक संक्षिप्त ब्यौरा रखें। छठवां, अपने लिखे हुए ब्यौरे को जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। जब आप पढ़ें तो यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना पैसा अभी हाल में ही मौजूद है, यानी कि इसे आप प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में आप इसे पढ़ें। ये महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 कदमों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। ये विशेष महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे कदम के निर्देशों का अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए ये विश्वास करना असंभव है कि आपके पास उतना पैसा अभी हाल में मौजूद नहीं है। यहाँ पर प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी। क्या आप करोड़पति बनने की कल्पना कर सकते हैं? ये निर्देश सिर्फ किसी अज्ञानी आदमी को ही प्रैक्टिकल नहीं लगेंगे, क्योंकि वह मानव मस्तिष्क को काम करने के सिद्धांतों के बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने यह सुझाए गए 6 कदमों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया था और उन पर अपनी सहमति की मोहर लगाई थी। उनका तो यहाँ तक कहना था कि यह सिद्धांत न सिर्फ दौलत कमाने के लिए अनिवार्य है बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अनिवार्य है। इन सिद्धांतों में किसी कठिन मेहनत की जरूरत नहीं होती। ये आपसे कोई बलिदान नहीं मांगते। वे नहीं चाहते आप मूर्ख या अतिविश्वासी बन जाए। इन पर अमल करने के लिए कतई जरूरी नहीं है कि आप उच्च शिक्षित बन जाए, परंतु इन 6 कदमों का सफलतापूर्वक जीवन में उतारने के लिए आप में पर्याप्त कल्पना शक्ति का होना बहुत ही अनिवार्य है। अमेरिकी दौड़ में हमें यह जानकर प्रोत्साहन मिलता है कि आज की तेजी से बदलती दुनिया में नए विचारों, काम करने के नए तरीकों, नए लीडर्स, नए आविष्कारों, शिक्षण के नए तरीकों, मार्केटिंग की नई तकनीकों, नई पुस्तकों, नए साहित्यों, टेलीविज़न के नए फीचर्स, फिल्मों के लिए नए विचारों की काफ़ी मांग है। नई और बेहतर चीज़ों की इन मांग के पीछे की यह एक ऐसा गुण है जो जीतने के लिए अनिवार्य है, और वह है निश्चित लक्ष्य। ये जानना कि आप क्या चाहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करने की प्रबल इच्छा। दौलत इकट्ठी करने की प्रबल इच्छा के साथ हमें याद रखना होगा कि दुनिया के सच्चे लीडर्स हमेशा वही रहे हैं जिन्होंने छुपे अवसरों की अदृश्य शक्तियों का दोहन किया है और उसका प्रैक्टिकल प्रयोग किया है। अमीर बनने की योजना बनाते समय सपने देखने वालों को तुच्छ ना समझें। नहीं आप किसी दूसरे व्यक्ति की बातों में आ जाएं जो आपको यह समझाना चाहता हो कि सपने देखना मूर्खता है। बदली हुई दुनिया में महान सफलता हासिल करने के लिए आपको अतीत के सफल लोगों की सफलता के सूत्रों पर चलना पड़ेगा। आप जो काम करना चाहते हैं अगर वह सही है और आप उसमें यकीन करते हैं तो फिर आगे बढ़िए और उस काम को कर दीजिए। अपने सपने को सामने रखिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपकी अस्थायी असफलता पर लोग क्या कहेंगे। लोग शायद ये नहीं जानते कि हर असफलता के भीतर
उतनी ही या उससे भी बड़ी सफलता छुपी होती है। थॉमस एडिसन ने एक ऐसे बल्ब का सपना देखा जो बिजली से जले और उन्होंने अपने सपने को भौतिक स्वरूप देने के लिए काम शुरू कर दिया। वे 10,000 बार असफल हुए, परंतु वे अपने सपने को साकार करने में जुटे रहे। वेलन ने सिगार स्टोर्स की चेन का सपना देखा और उसे साकार करने के काम में जुट गए। राइट बंधुओं ने एक ऐसी मशीन का सपना देखा जो हवा में उड़ सके। मार्कोनी ने एक ऐसे सिस्टम का सपना देखा जो वायु की अनजानी शक्तियों का दोहन कर सके। दुनिया के हर रेडियो और टेलीविजन सेट में हमें इस बात का प्रमाण मिल जाता है कि उनका सपना जो उन्होंने देखा था वो व्यर्थ नहीं था। आपको यह जानकर रोचक लगेगी कि जब मार्कोनी ने लोगों को बताया कि उसने एक ऐसा सिद्धांत खोजा है जिसके द्वारा वह बिना किसी तार की मदद के हवा में संदेश भेज सकता है, तो मार्कोनी के दोस्तों ने उसे हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक अस्पताल में उसका चेकअप करवाया। आज के स्वप्नदर्शी है वो उससे कहीं बेहतर स्थिति में है। आपको कोई भी मनोवैज्ञानिक हॉस्पिटल में भर्ती करवाने वाला नहीं है। अपने सपनों को किस तरह से लॉन्चिंग पैड से ऊपर भेजें। बनने और करने की प्रबल इच्छा वह शुरुआती बिंदु है जहां से स्वप्नदर्शी को ऊपर उठने की यात्रा शुरू करनी है। महत्वाकांक्षा के अभाव, उदासीनता या आलस से सपने पैदा नहीं होते। याद रखें, जो लोग जीवन में सफल हुए हैं उनकी शुरुआत का अनुभव हुआ है, उन्हें बुरी शुरुआत का अनुभव हुआ है और सफलता की मंजिल पर पहुंचने से पहले उनकी राह में बहुत सारी बाधाएं आई हैं। जब बनियान ने अंग्रेजी साहित्य की अमर पुस्तक द पिलग्रिम प्रोग्रेस तब लिखी थी जब वे अपने धार्मिक विचारों से जेल में कैद थे। ओ हेनरी ने अपने मस्तिष्क में सोई हुई प्रतिभा को तब जाना जब उनके ऊपर दुर्भाग्य का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें ओहियो में कैद खाने में डाल दिया गया। दुर्भाग्य के कारण ही उन्हें अपने दूसरे व्यक्तित्व की पहचान हुई। एलन केलर जन्म के कुछ समय बाद ही बहरी, गूंगी और अंधी हो गई थी। उन्होंने अपने महानतम दुर्भाग्य के बावजूद उन्होंने इतिहास के महानतम लोगों में अपना नाम दर्ज करवाया। उनका पूरा जीवन इस बात का गवाह है कि कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह अपनी हार को सच के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता। रॉबर्ट बर्न्स एक अशिक्षित देहाती युवक थे। वे गरीबी का जीवन जीने के लिए अभिशप्त थे, इसी कारण वे शराबी बने। परंतु उनके कारण आज दुनिया पहले से बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने विचारों को कविता में बदल दिया और कांटे उखाड़कर उनकी जगह एक गुलाब रख दिया। किसी चीज़ को चाह रखने और उसके लिए तैयार रहने में फ़र्क होता है। कोई भी आदमी किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए तब तक तैयार नहीं होता जब तक कि उसे हासिल करने का उसे विश्वास न हो। याद रखें, जीवन में अपने लक्ष्य को ऊंचा रखने के लिए, अमीरी और समृद्धि का लक्ष्य बनाने के लिए आपको गरीबी और दुख के लक्ष्य बनाने की तुलना में ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। इच्छा प्रकृति को हरा सकती है। अब इस अध्याय के अंत में नेपोलियन हिल ने अपने खुद के ही बेटे की कहानी सुनाई है। नेपोलियन कहते हैं कि मैंने पैदा होने के कुछ ही मिनटों बाद उसे पहली बार देखा। जब वह इस संसार में आया तो उसके कान नहीं थे और डॉक्टरों से जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा जीवन भर गूंगा और बहरा ही रहेगा। मैंने डॉक्टर की राय को चुनौती दी। मुझे ऐसा करने का अधिकार था क्योंकि मैं आखिरकार उस बच्चे का पिता था। मैं भी एक निर्णय पर पहुंचा और मैंने भी अपनी राय दी, परंतु मैंने अपनी राय को अपने दिमाग में ही सोचा। अपने दिल में जानता था कि मेरा पुत्र सुनेगा और बोलेगा भी। और आखिरकार उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं कोई ना कोई ऐसा तरीका तो ढूंढ ही लूँगा, क्योंकि आखिरकार अगर बच्चा मेरे इस दुनिया में आया है तो उसके दुनिया में कोई ना कोई तो तरीका जरूर होगा जिसके माध्यम से वो मेरा बच्चा गूंगा और बहरा न रहे। सारी की सारी दुनिया हमें आस्था सिखाती है, हमें सिर्फ आज्ञा पर मानना है। हम में से हर एक के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है और केवल सुनने पर से हम सही शब्द सुन सकेंगे। सही शब्द, प्रबल इच्छा। यह इच्छा उस समय मेरे मन में किसी भी अन्य भावना से प्रबल थी कि मेरा पुत्र बहरा और गूंगा नहीं होना चाहिए। जैसे ही बच्चा इतना बड़ा हुआ कि वो मेरे साथ सहयोग कर सके, मैं पूरी तरह सुनने की प्रबल इच्छा को उसके दिमाग में भरने लगा। मैंने उसे यकीन दिलाया कि प्रकृति उसकी प्रबल इच्छा को शारीरिक यथार्थ में जरूर बदलेगी। जब वह बड़ा हुआ और अपने आसपास की चीज़ों को देखने लगा तो हमने पाया कि उसमें सुनने की थोड़ी शक्ति तो थी। जब वह इस उम्र में पहुंचा जब बच्चे आमतौर पर बोलना शुरू करते हैं तो उसे बोलने की कोई कोशिश नहीं की, परंतु उसकी हरकतों से हम समझ जाते थे कि वह कुछ आवाज़ों को थोड़ा बहुत सुन सकता था। एक बार लेखक अपने घर पर एक रिकॉर्ड प्लेयर लेकर आए। जब बच्चे ने पहली बार संगीत सुना तो बच्चा पागल हो गया और 2 घंटे तक लगातार संगीत सुनता रहा और अपने दांत जो है वो रिकॉर्ड प्लेयर पर जमाए रखे। बाद में लेखक को पता चला कि किस तरह से बॉन कंडक्शन का सिद्धांत काम करता है, और लेखक ने पता लगाया कि अगर वो बच्चे के कान के नीचे वाली हड्डी पर अगर अपने होंठ लगाकर कुछ बोले तो बच्चा साफ साफ सुन सकता है। और इसी वजह से लेखक ने हमेशा रात को बेड टाइम कहानी सुनाना शुरू किया और वो एक ही कहानी को बार बार
घटना और पात्र बदलकर उन्हें बार बार सुनाया करते थे। और उन्होंने उस बच्चे को बताया कि वो बहुत सी चीज़ों में लाभप्रद है, वो अपने भाई से ज़्यादा लाभप्रद है। स्कूल में जब टीचर्स देखेंगे कि इस बच्चा बहरा है और सुन नहीं सकता, तो वो उन्हें पर ज़्यादा ध्यान देगा। जब वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा तो लोग उसे स्पेशली ट्रीट करेंगे, तो उसे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा चुपचाप अपने घर, जब थोड़ा बड़ा हो गया तो बच्चा चुपचाप अपने घर से निकला, अपने पड़ोसी के पास से कुछ पैसे उधार लिए, उन्हें अखबार खरीदा और उन्हें बेचा। फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा। और जब रात को सो रहा था तो उस बच्चे के हाथ में आधा डॉलर जो था उस बच्चे के हाथ में था। उसकी मम्मी ने जब उन आधा डॉलर यानी 50 सेंट्स को देखे तो मम्मी रो पड़ी, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं हमेशा भावुक होती हैं। और जब उन्हें पता चला कि उसके बच्चे ने इतनी मेहनत करी तो वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई। बाद में वो बच्चा कॉलेज गया, अपने हियरिंग एड के माध्यम से थोड़ा थोड़ा सुनता रहा। और कॉलेज के एंड में जब अपने अंतिम वर्षों में था तो एक चमत्कार हुआ। उन्हें किसी कंपनी ने एक हियरिंग एड का प्रयोग करने के लिए भेजा कि आप इसे प्रयोग करके बताएं कि किस तरह से काम करता है। जब बच्चे ने पहली बार हियरिंग एड लगाया तो एकदम से चमत्कार हो गया, उसे सब कुछ साफ साफ सुनाई देने लगा। अब उसे किसी भी टीचर्स को, उनके घर वालों को जोर से बोलने की जरूरत नहीं रह गई थी, वो साफ साफ सुन सकता था। तो बच्चे ने, उस लड़के ने, नेपोलियन हिल के, उन्होंने अपने विचारों को, अपने जो बताना चाहता था उन्होंने एक पत्र में लिखा और हियरिंग एड कंपनी के मालिक को भेजा। हियरिंग एड कंपनी के मालिक को उनके विचार इतने ज़्यादा पसंद आए कि उन्होंने उसे बुला लिया और उसे अपना मार्केटिंग हेड बना लिया। बच्चे ने अपने उनकी हियरिंग एड बनाने वाली कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान था उसे अच्छे से विश्लेषण किया और ये सोचा कि क्यों ना लाखों ऐसे लोगों तक जो नहीं सुन सकते उन तक अपनी कहानी पहुंचाई जाए। और एक बच्चे के माध्यम से लाखों लोगों की ज़िंदगी में सुनने की शक्ति आ गई, लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। मानसिक केमिस्ट्री जादू की तरह काम करती है। मशहूर गायिका मैडम शुमैन हैंग नाम की एक सफल गायिका के बारे में अखबार में एक कहानी छपी थी, जिससे हमें पता चलता है कि वे इतनी सफल क्यों हुई। अपने कैरियर के शुरुआत में मैडम शुमैन हैंग वियना कोर्ट ओपेरा के डायरेक्टर से मिलने गई और उन्होंने अपनी आवाज़ का परीक्षण करवाने चाहा, परंतु उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने एक बार उस अजीब सी दिखने वाली और सस्ते कपड़े पहनने वाली लड़की की तरफ देखा और फिर रूखेपन से कहा कि इस तरह के चेहरे और इस तरह के हुलिये से तुम ओपेरा में सफल होने की बात सोच भी कैसे सकती हो। देखो बच्ची, सपने देखना छोड़ दो, एक सिलाई मशीन खरीदो और काम में जुट जाओ। तुम कभी भी गायिका नहीं बन सकती, कभी नहीं। एक बहुत लंबा सफ़र होता है। वियना कोर्ट ओपेरा का डायरेक्टर गायन की तकनीक के बारे में बहुत कुछ जानता था, परंतु वह इच्छा की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जो हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर जुनून में बदल सकती है। अगर वह इस शक्ति के बारे में जानता होता तो बिना अवसर दिए प्रतिभा को ठुकराने की गलती कभी नहीं करता। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतान है। यानी अगर आप सोचेंगे कि आप गरीब ही रहेंगे तो आप ज़िंदगी भर गरीब ही रहेंगे, और अगर आप सोचते हैं कि आप अमीर बनेंगे तो आप अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, हम वीडियो के एंड में आ गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट ही बहुत ही जल्द हम इस वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। वीडियो तक को देखने के लिए अगेन थैंक यू वेरी मच।